हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है प्रोटोन इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे हम करने वाले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के क्वेश्चन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द CO2 इन द एल्वुलर एयर। ये पूछ रहा है कि एल्वुलर एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर से कंपेयर करने से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 कितना है। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 है, एल्वुलाई में कितना होता है 104 होता है। इसका मतलब क्या है कि एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और CO2 का 0.3 तो होता है एटमॉस्फेरिक एयर में और 40 होता है एल्वुलाई में। तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेसर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। भाई एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन, बताओ ट्रेकियल ट्यूब किस में होती है, कॉकरोच में। डायरेक्ट भाई कुछ नहीं है, ट्रेकियल ट्यूब किस में होती है, कॉकरोच में, तो MA3। और गिल्स किस में होते हैं, फिशेज में, गिल्स होते हैं फिशेज में, MA3 B में 4, MA3 B में 4। मोइस्ट स्किन किसके अंदर होती है, मोइस्ट स्किन होती है फ्रॉग के अंदर, तो C में 2 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहां से डायरेक्ट ही आ गया। अब ये रट लेना, अगर आपको याद नहीं है तो ये एक टेबल बना लो शॉर्ट नोट्स की कॉपी में, है ना, और वहां पे ये सभी लिख लो कि इसके अंदर ये वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा बताओ कि प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ये तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं है। लेरिंग्स इज ए बोनी बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आंसर नहीं है, जो गलत पे ध्यान मत देना। एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। एपिग्लोटिस किससे बना होता है, कोलेजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से। गलत, कोलेजन फाइबर से नहीं बना होता भाई, वो कार्टिलेजिनस होता है। भाई बोन या कार्टिलेज, दो ही तो मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको पता है कार्टिलेज ओनली एपिग्लोटिस के अंदर आता है, तो ये भाई गलत है। तो कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब सी वाला, ये वाला इनकरेक्ट है। और इन बर्ड्स लेरिंग्स इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, लेरिंग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये सही होता है कि लेरिंग साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। तो कौन सा गलत है इसमें, सी वाला गलत है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर शायद मुझे जहां तक लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछना चाहिए था। अगर करेक्ट पूछेंगे तो सी आंसर नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है, तो ये शायद गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा मकसद है देखो, ओनली ऑप्शंस पे अप्रोच करना और क्वेश्चन को सीखना कि क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। फोर्थ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। खुद बताओ भाई, खुद से बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। मेरे साथ पढ़ो। रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस, इट इज करेक्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, बिल्कुल सही है। और प्रोवाइड मॉइस्चर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, आपको क्या ही बताऊं, ये लंग से ही है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, मोइस्ट, और ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है, लंग सरफेस का फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है, ये वाला रिडक्शन कर रहा है, और मॉइस्चर भी दे रहा है, ठीक है। तो ये लो, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, चौथे का चौथा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। भाई कंडक्टिंग जोन में कौन कौन आते हैं आपको पता है, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है। आप गए एक्सटर्नल नोजिस्टल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, नहीं भाई, ये तो कंडक्टिंग जोन का ही पार्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है। एल्वेलाई एंड देयर डक्ट, ये भाई एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, पांचवा। इसके नीचे लेरिंग्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सभी कंडक्टिंग जोन के पार्ट है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। एक्सपायरेशन कैन ओक्यूर इफ, भाई एक बात बताओ, ये एल्वुलाई है, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एल्वुलाई है। ये स्टेटमेंट सुनो कि एल्वुलाई के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपके आपके हाँ सॉरी, ऐसे सुनो इसे, अगर एक्सपायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन तब होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एल्वुलाई में ज्यादा होगा और एनवायरमेंट में कम होगा। किसी भी चीज का एक्सपायरेशन कब हो सकता है, जब भाई, ये आपको पता है एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, और पैसिव प्रोसेस कब हो सकती है, जब भाई
खुद के एल्वुलाई के अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो तब ये अपने आप हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपायरेशन कब होगा? जब अपना इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक एयर से। तो इसका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। गलत। इंस्पायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। गलत। इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस नहीं होती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है इंस्पायरेशन। इंस्पायर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? और थर्ड ऑप्शन कौन सा है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलत भाई, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। गलत, ये भी गलत है। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंटरकोस्टुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई इसका आंसर होगा, एक बार देखना पड़ेगा। इसका आंसर शायद यार, एक बार होल्ड पे रखो, मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि यार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को भी किए काफी टाइम हो गया। तो आप ऐसे करो, कमेंट सेक्शन में इसका बता देना कौन सा होगा 7th का, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे भाई, ऐसे जो मेरे को भी नहीं आएंगे, क्योंकि नीट को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया मेरा। ठीक है, और ये वीडियो वैसे भी आपकी डिमांड पे थी, बस आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए इसलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी इज करेक्टली मैच विद देयर वैल्यू IRV। देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? एनसीईआरटी के अंदर डाटा दिया हुआ है 2500 से लेके 3000 वॉल्यूम तक। ठीक है, और तो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटी इज करेक्टली मैच, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, आपको पता है रेजिडुअल कितना होता है? रेजिडुअल होता है 11 to 1200 तक। रेजिडुअल होता है 11 to 1200 तक। ठीक है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपका 1000 से लेके 1100 तक। 1000 से लेके 1100 तक, इसका मतलब 2100 से 2300। तो ये हो जाएगा सही। टाइडल वॉल्यूम तो आपको पता है कितना होता है? 500 ml होता है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी, नहीं भाई इतना तो होता ही नहीं है, 15,000 के आसपास तो कुछ जाता ही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर। देखो भाई, इसका यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एयर कैपेसिटी पे। एनसीईआरटी में 4 तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, चारों को जोड़ के फिर कैपेसिटी बना सकते हो तुम। तो तुम्हें याद होना चाहिए टाइडल वॉल्यूम 500 ml। मेरे साथ याद करो, शॉर्ट नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये बार बार आएंगे। आईआरवी कितना है? आईआरवी 2500 से 3000 तक ml। ठीक है, ईआरवी 1100 से 1200 ml तक, 1000 से 1100 ml तक, सॉरी 1000 से 1100 ml तक। और लास्ट में जो आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो कितना है? 1100 से 1200 ml तक। तो आपको ये डाटा याद होने से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए fill in the blank is a difficulty in breathing causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchiole। ये किसके अंदर होता है भाई? एनसीईआरटी की लाइन है, अस्थमा के अंदर है ना। और फिर आगे का क्वेश्चन है कि क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज्ड। पढ़ते आ रहे हो भाई, किसके अंदर? अस्थमा में? नहीं भाई, अस्थमा में तो हमने पढ़ा कि वीजिंग होता है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आते ही तुम्हें क्या चिपका देना है? अस्थमा, ए बी। अब एम्फाइसीमा है ना, ए बी ध्यान रखना कि अस्थमा के अंदर क्या होता है? ब्रोंक्यूल से रिलेटेड है। और क्रोनिक डिसऑर्डर एल्वुलर वॉल से रिलेटेड आ जाए तो एल्वुलर वॉल के अंदर क्या चिपकाना है तुम्हें? जहां भी आ जाए वहां पे एम्फाइसीमा चिपकाना है। एम्फाइसीमा में क्या होता है रे कि एपिथेलियम होता है किसके अंदर? एल्वुलाई के अंदर। वो क्या होता है? उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो बहुत पतली हो जाएगी। ठीक है, और ये डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होते हैं? सोचो, सिगरेट विगरेट पीते, स्मोकिंग वगैरह, तो वहां से आते हैं और यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होने लगता है। वो बाद की प्रोसेस है, पर आपको कितना ध्यान रखना है?
कि वीजिंग ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आते तो अस्थमा, और एल्वुलर वॉल आते ही एम्फाइसीमा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन ए मैन गोइंग अप ए हिल, अगर कोई पहाड़ पर जाता है तो क्या होता है? सोचो वहां पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अगर कहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो उस इंसान को डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, और वो बार बार अपनी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। तो क्या करेगा? प्रोसेस इन ए हिल, व्हाट मीन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर सही है, सेकंड आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने ऑप्शन सही है? ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, बिल्कुल। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट टू द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये पूछ रहा है कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो रेस्पिरेटरी सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है। थर्ड है, ए कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड इन द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इज ए क्वाइट सिग्निफिकेंट द। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें कहाँ पे दी हुई है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के लास्ट में एक होता है ना चैप्टर, जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहां पे लास्ट में थोड़े थोड़े से वो दिए हुए हैं, तो वहां पे इन सब के बारे में लिखा हुआ है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना आप, जो कि मेरे पहले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि लास्ट में दिया होता है, लेकिन अभी के एनसीईआरटी में आप रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना, ठीक है। तो वहां पे लिखा है कि जो रिदम सेंटर होता है ना, वो हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन होता है, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन होता है, और बिल्कुल सही है। क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है, ऑक्सीजन होता है ना उसका रोल होता है ना वो क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें कौन कौन सा आंसर सही है? इसने क्या पूछा है? करेक्ट। डी भी सही है, डी भी सही है। अगर भाई डी सही है तो होल आंसर आ गया इसमें डायरेक्टली। देखो भाई ये भी सही है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। देखो भाई ये ध्यान रखना, ये लाइन मेरे साथ याद करो, इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन बीइंग होता है उसमें सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन एंड मॉडरेट ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम टू द बॉडी डिमांड। अगर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग इंसान क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है और मॉडरेट मेंटेन कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम को, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? हमारे जो मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, ठीक है। न्यूमो बड़ा है, वो न्यूमो मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ना, वो CO2 और H+ आयन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। और रोल ऑफ द ऑक्सीजन होता है ना रेस्पिरेटरी सेंटर में, वो रेस्पिरेशन रिदम में बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, क्वाइट सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल डी। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द 1200 ml एयर इज लेफ्ट इन द लंग इट इज कॉल्ड, बची हुई 1200 ml एयर को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, गलत। ये तो 500 ml वॉल्यूम होती है जो कि हम नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज में लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, गलत। रेजिडुअल वाइटल कैपेसिटी, गलत। कैपेसिटी नहीं, हमें ओनली वॉल्यूम, वॉल्यूम पे आना है जो कि लिफ्ट हो जाती है लंग के अंदर। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फिर फिफ्थ, वो 14 क्वेश्चन है, अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द लंग, ब्लीडिंग ऑफ द प्लूरल कैविटी, इन्फेक्शन ऑफ द ट्रेकिया और स्पाज्म ऑफ द ब्रोंकियल मसल। अस्थमा, अब ये बताओ अस्थमा किसकी वजह से होता है? तो अस्थमा होता है, आपको मैंने बताया था ना, अस्थमा होता है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन ऑफ लंग, गलत। ये भी नहीं है। इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, गलत। और ब्लीडिंग ऑफ प्लूरल कैविटी, अस्थमा में एक बार देखना पड़ेगा। इन्फेक्शन ऑफ लंग, ये तो नहीं है। ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, गलत। ये भी नहीं है। इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, हाँ, तो इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल, तो स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक अस्थमा एक हाइपर सेंसिटिविटी की
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण होता है। और ये किसके अंदर होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की वजह से होता है। तो स्पाज्म ऑफ ब्रोंक्यूल मसल की वजह से क्या होता है? अस्थमा होता है। ठीक है, आपकी ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है, वहां पे जब भी कोई भी सोचो, ये कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आया, तो जो इसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की ये जो मसल्स है, इनमें क्या होने लगता है? स्पाज्म होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है? अस्थमा डिजीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ऑक्सीमोग्लोबिन dissociate into oxygen and hemoglobin at the tissue level due to the टिश्यू लेवल पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, वो कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। लो ऑक्सीजन प्रोसियर इन टिश्यू, गलत। हाँ बिल्कुल सही है, लो ऑक्सीजन होता है, इसी वजह से क्या होता है? वहां पे ऑक्सीजन जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी चीज कहाँ जाना चाहेगी पैसिव रूप में? डिफ्यूजन के द्वारा जा रही है, मतलब पैसिव रूप में जा रही है। कहाँ जाना चाहेगी? जहाँ पे ज्यादा से कम की ओर, टिश्यू पे। अब ये बताओ, ये ब्लड से जा रही है टिश्यू में, तो टिश्यू में क्या होना चाहिए? पैसिव प्रोसेस से जा रही है, डिफ्यूजन से जा रही है, तो टिश्यू में क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, तो लो ऑक्सीजन प्रेशर इन द टिश्यू। तो 15 के अंदर 1। एट द लेवल ऑफ द विच थोरेसिक वर्टिब्री, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसमें क्या ही बताऊं मैं, डायरेक्टली लिखा है कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे आके, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे आके ये राइट एंड द लेफ्ट प्रमोनरी ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। तो इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द लेरिंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरिंग्स के अंदर क्या पाया जाता है? ऐसे ऐसे ये सोचो, ये लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं भाई? लेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड होते हैं। इफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर एनक्लोज्ड इन ए रूम, बताओ बहुत सारे आदमी एक रूम के अंदर है, तो क्या होगा? खुद से सोचो भाई, ऑप्शन मत देखो, खुद से सोचो। ये रेस्पिरेशन करेंगे, एनवायरनमेंट में CO2 छोड़ेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, तो रूम के अंदर क्या हो जाएगी? CO2 तो बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन तो डिक्रीज हो जाएगी, CO2 इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी विद द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एयर प्रेजेंट इन द गिवन ब्लू। ये बोल रहा है कि ये रेंज किसकी है। ठीक है, 1100 से 1200 ml, मैंने वहां सिखाया था 1100 से 1200 ml किसका था? 1100 से 1200 ml था रेजिडुअल वॉल्यूम का, तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम है। 500 वॉल्यूम टीवी का होता है, तो पहले के अंदर क्या आना चाहिए? रेजिडुअल वॉल्यूम, ये तो गलत है। दूसरा टाइडल वॉल्यूम। और टोटल लंग कैपेसिटी, आप ऐसे याद कर लो, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और IRV। ये क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी होता है। और टोटल लंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा? जब आप टोटल करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 5000 से 6000 तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। इन दो से ही पता चल रहा है ना आपको, इन दो से ही पता चल गया। चलो, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। जो रेस्पिरेटरी सरफेस में कितनी मेम्ब्रेन होती है? एनसीईआरटी में लिखा है 3 मेम्ब्रेन होती है डायरेक्ट। ठीक है, और आप जब देखोगे ना उसका डायग्राम, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ओनली 3 ही मेम्ब्रेन होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। ऐसे यार आपको बता ही देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो रे, क्यों टेंशन लेते हो? सोचो ये ब्लड वेसल है, ये इसकी एंडोथीलियम है, ये एल्वेलाई है, ये इसकी एपिथीलियम है, और यहाँ पे क्या होता है? सब्सटेंस भरा होता है, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो 1, 2 और 3, ये वाली 3 होती है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, गुड, जल्दी जल्दी करो। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट टेक प्लेस इन द केस ऑफ द, ये बोल रहा है शिफ्टिंग ऑफ द कर्व किधर? राइट की ओर कब होगा भाई? राइट की ओर कब होता है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारे कम हो जाए, या वो सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2 बढ़ जाए, है ना, या टेम्परेचर बढ़ जाए, या H प्लस आयन बढ़ जाए, सॉरी H प्लस आयन बढ़ जाए, H प्लस आयन बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, राइज इन द PCO2 बिल्कुल सही है, ए फॉल इन द pH बिल्कुल सही है, राइज इन द टेम्परेचर ये भी सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो ये राइट शिफ्ट कब होता है? तो आपको ये सारी कंडीशन याद कर लेनी है। फंक्शंस ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय द गॉबलेट सेल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
ये ऐसे बोल रहा है कि जो गोबलेट सेल होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसका फंक्शन क्या होता है भाई, ये मॉइस्चनिंग ऑफ द इनकमिंग एयर। सही है भाई, वो जो गोबलेट सेल होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये सोचो गोबलेट सेल है, इन्होंने म्यूकस सिक्रेट किया, जैसे एयर आएगी तो ये एयर को क्या करता है, इनकमिंग एयर को मॉइस्ट करता है, मतलब गर्म करता है, सोचो बाहर से मतलब मॉइस्ट करता है, मतलब उससे थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी देता है, ठीक है। और ट्रेपिंग द फाइन पार्टिकल, सोचो यहाँ से कोई भी पार्टिकल आ रहा है, उनको म्यूकस पकड़ लेगा भाई, म्यूकस पकड़ के यहीं पे रख लेगा। फिल्टर आउट लार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही है, जो लार्ज पार्टिकल होगा यहाँ पे म्यूकस के अंदर बैठ जाएगा, फिर इसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। वार्म इन द इनकमिंग एयर, सर्दियों के अंदर अगर ठंडी एयर लोगे तो उससे क्या करता है, सॉरी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, तो ए बी सी आर करेक्ट। वार्म इन इनकमिंग एयर, नहीं वार्म नहीं करता है, तो ओनली कौन सा सही है, इसका आंसर सही होना चाहिए ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है। और भाई एक और चीज, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़े बहुत मेरे जो मैं लगा रहा हूँ वो गलत हो, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके आया हूँ, पर मोस्ट ऑफ मुझे जहां तक उम्मीद है सब सही है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ नीट के बाद में, तो हल्का फुल्का चल सकता है, जो भी अगर कोई गलत हो आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उस पर डिस्कस कर सकूँ, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब सिंपल चीज है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसमें तो क्या ही बताऊं आपको, आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन से कितना होता है, हीमोग्लोबिन से 20 से 25%, ठीक है, हीमोग्लोबिन से ओनली 20 से 25% होता है, और हीमोग्लोबिन से ओनली 20 से 25% होता है, और CO2 से कितना हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन से 20 से होता है, और प्लाज्मा में कितना होता है 70 से 75%, ठीक है, तो इसका मतलब 75 to 78, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। विथ रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन, विथ रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन विच इज करेक्ट, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वलर। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है मुझे, और ये मुझे आएगा भी नहीं अभी तो, ठीक है, ये वाला नहीं बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक, मतलब लंग्स क्या होते हैं, एल्वेलाई के बने होते हैं, दे डू नॉट कोलेप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ द, कि वो हमारे फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कोलेप्स नहीं होते, तो क्यों नहीं होते, ये जो एल्वेलाई है ना, सॉरी गंदी एल्वेलाई बन गई, अच्छी बनाते हैं, ये एक एल्वेलाई है, ठीक है। अब आपने एक्सपायरेशन किया, एक्सपायरेशन करने में क्या होगा कि ये सोचो यहाँ से एयर बाहर निकल गई, एयर बाहर निकल गई, लेकिन फिर भी ये कोलेप्स क्यों नहीं होते हैं भाई, ये कोलेप्स इस वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि इसके है ना, कोलेप्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ एयर एयर बची होगी, और उस एयर को क्या बोलते हैं, उस एयर को क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, नहीं, हम उससे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बताया ना इसके अंदर 4 तो वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, ठीक है, याद करो मेरे साथ, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होती है 1000 से 1100 के बीच में, और टाइडल वो रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है 1100 से 1200 ml के बीच में, ठीक है। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, ये एक क्वेश्चन है तो ये तो लंबा ही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये देख लेना आप, ठीक है। हाँ, अब ये इतने सारे क्वेश्चन है तो ये सभी क्वेश्चन अभी के लिए अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब ये बाकी सब आप कर लेना। तो ये बताओ इतने क्वेश्चन मैंने करवाए, उनका मुझे रिव्यू दो कि भैया कैसे लगे, और पढ़ना कैसे, देखो ये सारे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सोल्व किए तो आपके एनसीईआरटी के इतने सारे डाटा क्लियर हो गए। और वीडियो पे आओ, वीडियो देखो, और मैं जब क्वेश्चन बोल रहा होता हूँ ना, तब मेरे सोल्व करने से पहले आप खुद अपने दिमाग के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है, तब जाके आपका अच्छा स्कोर बनेगा, आपकी खुद की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और देखो थोड़ा बहुत क्या होता है कि मिसलीड हो रहा है मेरे से भी, मतलब वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, और ये भी है कि देखो ये चीज़ें मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा बहुत मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आ रहा हूँ ये चीज़ है ना,
क्योंकि अपना मकसद है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं तो सीख लिया, मेरी तो निकल गई नीट। अब आपको सीखना है तो बस आप ताकि कंसिस्टेंस रह सको, ठीक है। बाकी नीट निकल जाएगा, और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताओ कैसा रहा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये गलत है तो वो मुझे बताना, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन वो वाला दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है, लगे रहो।